हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 1B में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम जानेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स, यानी है ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट एक्चुअली, लेकिन क्योंकि पूरी एक ही वीडियो में ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती, इसलिए हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी बातों को देखेंगे। और लगभग इतनी ही वीडियोज़ में या एक और पार्ट 2 आने आने तक हम 9th क्लास तक की स्टैटिक्स को और 10th क्लास तक की स्टैटिस्टिक्स को खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड तक। तो ये पार्ट 1B है, इसमें हम जानेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था पहले भी कि आप लोगों से 9th क्लास के स्टार्टिंग का जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी। और इसलिए मैं आपको खुद भी उसमें से ही चीज़ों को दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको जरूर जान लीजिए, फिर आपको आगे चलकर सांख्यिकी में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक बार फिर से। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को ज़रा याद दिला दूं कि क्या क्या हमने किया हुआ है। चलिए, देखिए, हमने स्टैटिक्स वाले पोर्शन में और क्या क्या चीज़ें सीख ली थी। हमने जान लिया है व्हाट इज स्टैटिक्स, राइट। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जान लिया है वाई, क्यों पढ़े हम, क्या ज़रूरत है, ये भी हमने इसको उसके देख लिए थे। इसी के साथ साथ हमने उसमें देखा कि डाटा क्या है, डाटा कलेक्टिंग कैसे है। डाटा 2 टाइप्स का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा रॉ डाटा भी था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को हमने देखा था। इसके अलावा हमने रॉ डाटा में से हमने बात की थी क्लास साइज या क्लास इंटरवल की। ठीक है ना, और हमने रेंज की भी बात कर ली थी उस डाटा। ठीक है, जब हम कोई भी डाटा है उसकी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू इस क्रम में उसको लिखते हैं, तो ये क्लास इंटरवल फॉर्म कहलाती है। और ये लोएस्ट और हाईएस्ट को माइनस कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो उसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है डाटा की। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हम लोग इसमें सीख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसमें कोई परेशानी होगी। ये पहली वाली वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उसे तो आप लोग देख लीजिए, वहां आपको काफी चीजें फिर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये हम लोग देख चुके हैं, राइट। ये हम लोग देख चुके हैं। मान लीजिए ये सब सामान है, इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है ना, हमने उसको टेलीग्राम टेलीग्राम कह रहा हूँ, सॉरी, जो चिन्ह होते थे उनसे भी रिप्रेजेंट हमने कर लिया है। अब हम उसी को देख रहे हैं कि जो डाटा है हमारे पास इतना सारा, इस सब डाटा को कैसे कैसे हम मैच कर रहे हैं या कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये सारे डाटा के क्वेश्चंस हैं आपके 9th क्लास में, आप देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 में, तो वहां आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, कैसे फ्रीक्वेंसी है और क्या उसके टेली मार्क हैं। ठीक है, कैसे टेली मार्क से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 9 लिखना है तो 9 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, ऐसे ही 15 लिखना है तो 1 2 3 4 और 5 वाले में कट कर देते हैं इस तरह से, फिर 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 हो गए। तो इस तरीके से टैली मार्क्स भी हम लगाते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इससे आगे जानेंगे क्या क्या चीजें हैं सिंपल सिंपल से लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक क्लास इंटरवल को किस तरह से ब्रेक करते हैं ये जरूर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ अगर बताऊंगा इसको तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल जाएगा। बस इतना है कि जब कोई डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम उसको
कंटिन्यूस डाटा बना लेते हैं। ठीक है, दो तरीके के डाटा आप लोग पढ़ते हैं, एक होता है डेस्क्रीट, डेस्क्रीट में मतलब ये सीधे सीधे अंक आपको दे रखे हैं, और एक होता है कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा में हम क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं कि जैसे मार्क्स हैं, अब क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के मार्क्स को अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम उसमें लिखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके 0 से 10 मार्क्स आए हैं, फिर ऐसे बच्चे जिनके 10 से 20 आए हैं, फिर ऐसे जो 20 से 30 आए हैं, तो केवल 10 ही लाइन में हमारे सारे मार्क्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। इसी के बारे में इसमें थोड़ा सा लिखा गया है, आप लोग इसको एक बार अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखिए डाटा को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स आते चलेंगे, उनको भी मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास है बार ग्राफ, फिर उसके बाद है हिस्टोग्राम, ठीक है, और फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, उनके भी हम अभी डिस्कस करते चलेंगे, तो इनको आप लिख जरूर लीजिएगा, और क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके ये जरूर लिख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी कि बार ग्राफ क्या होता है, या हिस्टोग्राम क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ को हिंदी में दंड आरेख भी कहते हैं, दंड आरेख भी कहते हैं। ठीक है, अभी आगे जब फिगर आपको दिखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो बार ग्राफ देखिए, सबसे पहला है बार ग्राफ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये सब आप लोगों ने जाना ही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है, जो आप डाटा कहना चाहो वो आप ले सकते हैं अपने एज्यूम करके, ये तो एक एग्जाम्पल की बात है। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या इसमें दी गई जिनका बर्थडे किस मंथ में आता है, तो जनवरी में 3 स्टूडेंट हैं, फेब में 4 हैं, मार्च में 2 ही हैं, अप्रैल में भी 2 ही हैं। तो इस तरीके से जब हमारे पास डाटा मिल गया, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाटा ये कहलाता है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इस तरीके के बार बना सकते हैं, इनको दंड कहते हैं। ठीक है, बार, तो ये बार जो है वो हमें सीधा सीधा बता सकते हैं कि किस मंथ में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ होता है, तो वो अगस्त में हुआ है। ठीक है, अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ हुआ है, जून में जो है सबसे कम हुआ है। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंटेड डाटा रिप्रेजेंट करने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर हमको सेकेंड मंथ चाहिए ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है, तो वो आपका हो गया मई। ठीक है, तो इस बार ग्राफ से सीधा सीधा आपको दिख पा रहा है। ओके, तो बार ग्राफ आपके समझ में आएगा, जिसमें ये बार बने होंगे वो बार ग्राफ कहलाता है। चलिए आगे, इसके बाद देखिए, ये देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी पर डिपेंड है, इसका आपको एक क्वेश्चन बनाना है ना। ये एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, और नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अब यहीं पर अगर इसको ग्राफ को बनाना भी हो, तो आप यहाँ ग्रोसरी लिख लीजिए, यहाँ आप रेंट लिख लीजिए, यहाँ आप एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन लिख लीजिए, और यहाँ आप अपना 1000 वगैरह में लिख लीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000। तो ग्रोसरी में 4000 तक जा रहा है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से बार। ठीक है, ऐसे आप इसको बना भी सकते हैं, आसान होते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो ये बना हुआ है, ये लीजिए यहाँ पर इन्होंने बना दिया। ठीक है, अब है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होते हैं, हिस्टोग्राम दिस इज ए फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज टू कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, ये कंटिन्यूअस डाटा के लिए हम यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस क्लास या कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, 30.5 से 35.5 तक 9 स्टूडेंट है, 35.5 से 40.5 तक 6 स्टूडेंट है। अच्छा, एक टेक्निकल बात इसमें ये याद रखनी है कि आपने ये A टू B जैसे ही कहा, फिर आगे कहा B टू C, तो ये B तो 2 जगह आ गया, आपको किसी एक जगह ही काउंट करना है, यानी कि या तो लोएस्ट को या हाईएस्ट को आप बाउंड्री पॉइंट मानेंगे किसी एक जगह। अगर आप B को यहाँ काउंट कर ले रहे हैं A टू B वाले में, तो अब यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ C काउंट होगा केवल। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है आपको। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 तक आए हैं, फिर कह रहा हूं 10 से 20 तक आए हैं, तो 10 वाले यहाँ नहीं रखने हैं, मैं कह रहा हूं कि 10 वालों को मैं यहाँ रखूंगा, तो जिनके 10 मार्क्स आए हैं वो यहाँ आएंगे। ठीक है, और जिनके 10 से ज्यादा है वो यहाँ आएंगे। तो ये अपने अपने क्वेश्चन में है बात, जहां आप चाहें। जनरली टेंडेंसी ये होती है कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले में नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, यानी 35.5 यहाँ काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने कहा था कि उसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इस तरह से ही। अब देखो इसमें इस तरीके से काफी बड़े बड़े ये बार ग्राफ बन जाते हैं, जिनकी चौड़ाई बराबर होगी।
30 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, और जो जो वैल्यूज थी वहां तक बन जाएगा। होता बार ग्राफ ही है एक्चुअली में हिस्टोग्राम, लेकिन किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? क्लास इंटरवल के लिए प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई कि ये इस तरीके से हम उसको अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? हिस्टोग्राम अब आपको समझ में आ गया। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कोई बहुत अंतर नहीं है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम एक ही है। जहां बार ग्राफ डिस्क्रीट टाइप के डाटा के लिए है, वहीं पर जो हिस्टोग्राम है वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, एक क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप के बनाते हैं इसीलिए इनको हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा एक और तरीके का। देखो, एक और हिस्टोग्राम का आपको बना करके दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिएगा इसको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, there is another visual way to representing the quantitative data and its frequencies. This is a polygon. अब देखिए पॉलीगन में क्या है, ये जो लाइन वाले ग्राफ आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। आपने पहले हिस्टोग्राम डेवलप कर लिया, अब उसके मिड पॉइंट्स को मिलाते चलिए। आपने मिड पॉइंट्स उनको क्या कर लिया है? ड्रॉ कर लिया है। तो ये एक पॉलीगन, पॉलीगन कहते हैं बेटा एक आकृति को। ठीक है, एक आकृति बन जाएगी इस तरीके से। ये इस तरीके से एक आकृति बन गई। ठीक है, ये इस तरीके से। ये एग्जैक्ट डाटा के लिए यूज किया जाता है एक्चुअली। तो जब भी कोई एग्जैक्ट डाटा हमको, एग्जैक्ट फिगर हमको लेने होते हैं तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये देखो एक और एग्जांपल है, ये आप लोग कर लीजिएगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी में है। 9th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ही। मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष तरीके से कुछ नहीं बता रहा, मैं केवल टेक्निकल टर्म्स और समझा रहा हूँ कि आगे क्या काम में आना। ये देखिए हिस्टोग्राम बनाया सेम तरीके से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और जहां जहां तक उसकी यूनिट थी वहां तक ले लिया आपने। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, उसी तरीके से बस ये ग्राफ बना लेने हैं, और इनके मिड पॉइंट्स को, जो भी आपका हिस्टोग्राम बना है उसके ईच रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को, उनको मिलाती हुई लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। उसी से ही आपका क्या बन जाएगा? ये पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक टेक्निकल वर्ड आया आपके पास, क्लास मार्क, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, क्या आया टेक्निकल टर्म? क्लास मार्क। क्लास मार्क का क्या मतलब होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि इसी के अगर क्लास मार्क मुझे यहाँ निकालना हो तो 150 प्लस 140 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है ना, यानी 150 प्लस 140 अपॉन 2। क्लियर? यानी इनके मिड पॉइंट को निकाल लेंगे, इनके ठीक बीच का पॉइंट निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लास मार्क कहलाता है। कई बार हमारे बीच में जो सवाल हम करेंगे उसमें क्लास मार्क का यूज करेंगे। देखो ये निकाला है ना, क्लासेस है, ये रखी है सारी सारी क्लासेस। क्लास मार्क्स आपने निकाली है 145, 155, 165, 175, 185, 195, यानी 145 के सराउंडिंग जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों के, 155 के सराउंडिंग जो मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स के, 163 के सराउंडिंग जो मार्क्स हैं तो वो 20 स्टूडेंट्स के। इस तरीके से हम क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ये देखिए, यही जो मिड पॉइंट आपने निकाला है वही तो है ये मिड पॉइंट्स, ये सब के सब वही मिड पॉइंट्स हैं, यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। क्लियर? जो मिड पॉइंट्स आपने निकाले हैं वही क्लास मार्क के थ्रू ही सीधा सीधा अब आपको क्या बना लेना है? ये पॉलीगन बना लेना है। अब आपको हिस्टोग्राम की भी जरूरत नहीं है। जो हिस्टोग्राम में हमने मिड पॉइंट पर केंद्रित करके और ये लाइन बनाई थी वही चीज ये है। अब हमने क्या करा? डाटा में ही मिड पॉइंट निकाल लिया और उससे सीधा सीधा बना लिया। अब आपको रेक्टेंगल टाइप के हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा यही काम करने के लिए कहा गया है। आप इन सबका डाटा बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये कह भी रहा है रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए डाटा को एनालिसिस कराने के लिए। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इनको आसानी से कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इससे पहले आगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले मैं आपको दो एक डाटा और बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन के। एक होता है आपका लाइन ग्राफ। ठीक है,
अभी आपने क्या क्या देख लिया, यही जो लाइन ग्राफ था, यही पॉलीगन जो था, यही लाइन ग्राफ की तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यही क्या है, लाइन ग्राफ भी कहते हैं इसी को, जो केवल लाइन वाला था, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने अभी देखा था वही लाइन ग्राफ भी कहलाता है। इसके अलावा एक और आपको मिलता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं उसको, ठीक है। इस पाई चार्ट में क्या होता है कि सर्कुलर डिस्क पर हम जो है डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस तरह से डाटा हमने बना लिया सर्कुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया कि ये हिस्सा जो है खर्च करना एक्सपेंडिचर का दिखा रहा है, ये हमारी इनकम को दिखा रहा है, ये इस तरीके से है ना। या आप लोग देखते हैं कि साइंस में ये अक्सर करके हम पाई चार्ट से ही दिखाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी गैसेस हैं, ठीक है। एक बड़ा हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का हो जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का हो जाता है, कुछ हिस्सा अदर गैसेस का हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पाई चार्ट। तो आपको लाइन ग्राफ और पाई चार्ट भी मैं समझता हूँ समझ लेने चाहिए, अब आ भी गए होंगे। यही टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें यूज होने वाले, जो आगे यूज हम करेंगे काफी। अब एक टेक्निकल टर्म है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, इसको समझिएगा कि ये क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले तो इसे समझ लीजिए क्या है। We represent the data in the various form through the frequency distribution table, bar graph, histogram, frequency polygon, ठीक है। Now the question arise, क्या क्वेश्चन arise होता है, if we always need to study all the data to make sense of it, or if we can make out some important features of it by the considering only certain representatives of the data. This is possible by the using measure of central tendency of एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो बहुत सारा डाटा हमने रिप्रेजेंट किया है उसका कोई एक बेसिक कोई आइडिया हमको लेना हो कि ये चीज चाहिए हमको, तो उसके लिए हम यूज जो करते हैं टर्म, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब किसी एक सेंटर के टुवार्ड्स, उसी के आसपास उसको लक्ष्य बनाकर किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। यानी किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य आपने बना रखा है, कोई एक ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमको क्लास के स्टूडेंटों का डाटा सिर्फ इसलिए पता करना है ताकि हमें पता चल जाए कि लगभग कितनी उम्र के बच्चे इस क्लास में हैं। तो जब हमको पता चल गया कि हमको केवल और केवल एज पर काम करना है, वही हमें दिखनी चाहिए, एक ही सेंट्रल हमने बना लिया है, किसी सेंटर की तरफ हम जाएंगे, तो हमारी टेंडेंसी उस डाटा को रिप्रेजेंट करने की जो रहेगी वही आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। अब इसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कई पार्ट हैं। एक तो है जनरल वे में हम कह देते हैं तो वो कहते हैं एवरेज, जिसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में मीन भी कहा जाएगा आगे, ठीक है, एवरेज या मीन। इसके बाद और आपको टर्म मिलेंगे मीडियन, ठीक है, मीडियन। फिर इसके बाद आपको टर्म मिलेगा मोड, फिर आपको इसके बाद मिलेगा डेविएशन, फिर आपको इसके बाद मिलेगा वेरिएशन, फिर आपको इसके बाद मिलेगा और बहुत सारे टर्म इसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन या एवरेज या मीडियन या मोड या और भी एटसेट्रा चीज जो आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो सब के सब अ पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। यानी किसी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर स्टैटिक्स डाटा को रिप्रेजेंट करने के टूल्स हैं एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई। जनरली मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मीन कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। मीन इक्वल्स टू क्या है, मीन इक्वल्स टू है केवल सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑल डाटा जितना भी आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा, कितना है वो ये आपको कलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 डाटा आपको पास थे, 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो उन सबको प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कहलाता है मीन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं कई तरीके से, यानी x बार से इसको डिनोट करते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसी तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ x अपॉन n, ठीक है, सिग्मा ऑफ x अपॉन n, ये वर्ड सिग्मा कहलाता है। सिग्मा का मतलब जोड़, जितने भी x आपको दिए हैं उन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है सिग्मा ऑफ x आईज, जहां आईज की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और डिवाइडेड बाई n, यानी कि x1 x2 x3 एंड डॉट 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 सबको कहां तक जोड़ा गया, n तक जोड़ा गया, और डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट।
30 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल 2 में दे रखे थे ये डाटा। अब वहां से आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर से, ठीक है। तो ये आपको सिंपल तरीके से हम मीन यहाँ पर निकाल रहे हैं, और लास्ट में भी आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ मीडियन है या उसके बारे में और भी कुछ बताया गया है। तो ये सारी चीजें ये हम आगे वाली वीडियोस में एक एक करके देखेंगे, मीन, मीडियन और मोड को 10th क्लास लेवल से, 11th क्लास लेवल से और 9th क्लास लेवल से, इनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और हेल्प से दिखाई देता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 9th क्लास के ही लेवल की चीजों को लिया हुआ है। अब देखो यहाँ से आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी इजीली, जल्दी से। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, अ टेबुलर अरेंजमेंट किसका टेबुलर अरेंजमेंट है, देख पा रहे हैं आप, ऑफ डाटा स्कोर्स बाय क्लासेस इफ इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, एक्सक्लूसिव टाइप, इसमें क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास ओवरलैप विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये कैसा कहलाता है, एक्सक्लूसिव टाइप कहलाता है, समझ लीजिएगा ध्यान से। और दूसरा इंक्लूसिव टाइप, जिसमें के अलग अलग ही होगा, यानी कि 0 to 4, 5, फिर 5 से लेकर के 9, इस तरीके से इसको हम फिर यानी इंक्लूसिव टाइप डाटा को फिर एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मीन, अभी अभी हमने क्या देखा, क्या है, सारे नंबर्स को सम कर दीजिए, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द मीन फॉर ए गिवन एफडीटी व्हेन एक्चुअल स्कोर्स आर नॉट नोन, तो इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए एक टेबल, और फिर आप उसको n इक्वल्स टू कितना होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी थी उसी को काउंट कर लेते हैं, तो वो 20 आ गया, सबको जोड़ लीजिए और डिवाइडेड बाय 20, इसको आगे देखेंगे हम मीन के जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टेप है कैलकुलेट करने के लिए मीन। मान लीजिए फर्स्ट क्लास इंटरवल है 1 to 5 एंड फ्रीक्वेंसी है 2, तो द रिप्रेजेंटेटिव स्कोर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इनको प्लस कीजिए 1 और 5 को, तो 6 हुआ, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी क्लास मार्क आपने निकाल लिया, ठीक है। क्लास मार्क आपका आ गया 3, उस 3 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए मिड पॉइंट आ गए, इस तरीके से अभी सिखाया था हमने, मिड पॉइंट्स आ गए, तो ये 3, 8, 13 ये मिड पॉइंट आ गए, और इनका आपने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 3 2 जा 6, 4 8 जा 32, 6 13, और इन सबको आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, और n कितना था 20, तो अब इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, ये आपका हो जाएगा मीन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये था मीन, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या फॉर्मूला बना, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है डाटा, अगर क्लास इंटरवल के रूप में डाटा दिया है तो उसको क्या निकालेंगे, पहले मीन निकाल लेंगे, उसका मीन मीन्स मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो एफ इंटू एक्स अपॉन एन, एन क्या है नंबर ऑफ टोटल जो भी उसका दे रखा है वैल्यूज का, फ्रीक्वेंसी है तो उसको सबको जोड़ लेंगे उतना, ठीक है। मीडियन पर आगे बात करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं कर रहे, अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे, वहां हम एक एक करके बात करेंगे, पहले मीन की ही बात खत्म करेंगे 9th लेवल से, 10th लेवल से या 11th लेवल से, ठीक है। मीन के डेविएशन उससे भी आगे की बात है, इस तरीके की वीडियो जब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। चलिए, तो ये था आपका टेक्निकल टर्म्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, ये सारी चीजें हमने देखी, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी हमने इसमें सीख लिए। अब जो है आगे जब हम बात करेंगे, जब भी मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम कहा करेंगे कि इसमें से लोअर लिमिट ले ली या अपर लिमिट ले ली, या क्लास मार्क्स हमने निकाल लिया, या मिड पॉइंट निकाल लिया, या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, या एफ एक्स कर दिया, या सिग्मा लगा दिया,
ये सारी चीजें अब आपके समझ में आ जाएंगी आगे की जो भी वीडियोस हम लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।